तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू फायर एंड सेफ्टी करियर हब। आज से हम शुरू कर रहे हैं फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की कंप्लीट चैप्टर वाइज सीरीज, जिसमें हम एक्ट को सेक्शन वाइज बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। हम सिर्फ एक्ट को रीड नहीं करेंगे बल्कि हर प्रोविजन का प्रैक्टिकल मीनिंग, इंडस्ट्रियल एग्जांपल्स और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। आज के इस पहले एपिसोड में हम चैप्टर 1 यानी प्रिलिमिनरी को डिटेल में कवर करेंगे। अगर आप इस कंप्लीट सीरीज को फॉलो करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको फैक्टर्स एक्ट 1948 अलग से पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ये सीरीज स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स और इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो फायर एंड सेफ्टी करियर हब को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि इस सीरीज का कोई भी पार्ट मिस ना हो। सबसे पहले एक नजर डालते हैं चैप्टर 1 के सेक्शंस पर। इस चैप्टर में कुल 7 सेक्शंस दिए गए हैं जिन्हें हम एक एक करके डिटेल्स में समझेंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के चैप्टर 1 के पहले सेक्शन यानी सेक्शन 1 से शुरुआत करते हैं। सो स्टार्टिंग विद सेक्शन 1, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। ये सेक्शन सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट बातें बताता है। सबसे पहली बात, इस एक्ट का ऑफिशियल नाम फैक्टर्स एक्ट 1948 है, इसलिए जब भी किसी नोटिफिकेशन, ऑडिट या लीगल डॉक्यूमेंट में फैक्टर्स एक्ट का जिक्र होगा उसका मतलब इसी एक्ट से होगा। दूसरी बात, ये एक्ट पूरे भारत में लागू होता है, यानी इंडिया के किसी भी राज्य में अगर कोई फैक्ट्री इस एक्ट के दायरे में आती है तो उस पर यही एक्ट अप्लाई होगा। और तीसरी बात, ये एक्ट 1 अप्रैल 1949 से प्रभाव में आया था, यानी इस तारीख से इसके प्रोविजंस को ऑफिशियली लागू किया गया है। अब चलिए बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, जिसका नाम है इंटरप्रिटेशन। ये पूरे फैक्टर्स एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन माना जा सकता है क्योंकि इसी सेक्शंस में उन सभी शब्दों की डेफिनेशंस दी गई है जिन्हें आगे के चैप्टर्स में बार बार यूज किया जाएगा। अगर आप इन डेफिनेशंस को अच्छी तरह समझ लेंगे तो पूरा फैक्टर्स एक्ट समझना काफी आसान हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं एडल्ट किसे कहा गया है। एक्ट के अनुसार जिस व्यक्ति ने 18 साल की आयु पूरी कर ली है उसे एडल्ट कहा जाता है। इसके बाद एडोलसेंट की डेफिनेशन दी गई है। एडोलसेंट वो व्यक्ति होता है जिसे 15 साल की आयु पूरी कर ली हो लेकिन अभी 18 साल पूरे ना किए हो, यानी 15 साल से 17 साल की एज ग्रुप को एडोलसेंट कहा जाता है। अगला टर्म है कैलेंडर ईयर। इसका मतलब होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का पूरा वर्ष। और आखिरी डेफिनेशन है चाइल्ड एक्ट के अनुसार जिस व्यक्ति ने अभी तक 15 साल की आयु पूरी नहीं की है उसे चाइल्ड कहा जाता है। तो फैक्टर्स एक्ट के अनुसार कॉम्पिटेंट पर्सन वो व्यक्ति या इंस्टीट्यूशन होता है जिसे चीफ इंस्पेक्टर द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया हो। इसका काम फैक्ट्री में रिक्वायर्ड टेस्ट, एग्जामिनेशंस और इंस्पेक्शंस कराना होता है। रिकॉग्नाइजेशन देते समय चीफ इंस्पेक्टर उस व्यक्ति को इंस्टीट्यूशन की क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और अवेलेबल फैसिलिटीज को ध्यान में रखता है और एक ही फैक्ट्री के लिए जरूरत पड़ने पर एक से अधिक कॉम्पिटेंट पर्संस या इंस्टीट्यूशंस को भी रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। सिंपल वर्ड्स में समझें तो कॉम्पिटेंट पर्सन वो ऑथराइज्ड एक्सपर्ट होता है जो फैक्ट्रीज के इक्विपमेंट, प्लांट या प्रोसेस की इंस्पेक्शन और टेस्टिंग करने के लिए ऑफिशियली अप्रूव्ड होता है। अब बात करते हैं हैजार्डस प्रोसेसेस की। हैजार्डस प्रोसेसेस का मतलब है कि कोई भी ऐसी इंडस्ट्रियल प्रोसेस या एक्टिविटी जो फैक्टर्स एक्ट 1948 के शेड्यूल 1 यानी लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज इन्वॉल्विंग हैजार्डस प्रोसेसेस से संबंधित हो और जिसमें अगर प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशंस ना लिए जाए तो उसमें इस्तेमाल होने वाला रॉ मटेरियल्स, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, फिनिश प्रोडक्ट्स, बाय प्रोडक्ट्स, वेस्ट या इफ्लुएंट से लोगों की हेल्थ को नुकसान पहुंच सकता है या एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो सकता है। इस सेक्शन में ये भी बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट के माध्यम से फर्स्ट शेड्यूल में इंडस्ट्रीज को ऐड, रिमूव या मॉडिफाई भी कर सकती है, जो कि हमारा लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज इन्वॉल्विंग हैजार्डस प्रोसेसेस का है। तो यंग पर्सन का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो या तो चाइल्ड हो या एडोलसेंट हो, यानी जिसकी एज 18 साल से कम हो उसे फैक्टर्स एक्ट के अनुसार यंग पर्सन कहा जाता है। डे, फैक्टर्स एक्ट के अनुसार डे का मतलब 24 आवर्स की अवधि होती है जो मिडनाइट यानी रात के 12 बजे से शुरू होती है और अगले दिन रात के 12 बजे तक चलती है। वीक की इस एक्ट के अनुसार वीक का मतलब 7 दिन की अवधि है जो सैटरडे की मिडनाइट से शुरू होती है। अगर किसी एरिया के लिए चीफ इंस्पेक्टर लिखित रूप से कोई दूसरी नाइट अप्रूव करे तो उसके हिसाब से भी वीक माना जा सकता है। पावर का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी या कोई भी ऐसी एनर्जी
जो मैकेनिकली ट्रांसमिट होती हो और जो ह्यूमन या एनिमल से जनरेट ना हुई हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, स्टीम या मशीन से जनरेट होने वाली एनर्जी। प्राइम मूवर्स वो इंजन, मोटर या कोई भी ऐसा अप्लायंस होता है जो पावर जनरेट करता है या पावर प्रोवाइड करता है। सिंपल एग्जांपल है इलेक्ट्रिक मोटर या इंजन। ट्रांसमिशन मशीनरी की बात करें तो ट्रांसमिशन मशीनरी में शाफ्ट, व्हील, ड्रम पुली, पुली सिस्टम, कपलिंग, क्लच, ड्राइविंग बेल्ट या ऐसा डिवाइस आता है जो प्राइम मूवर से पावर को दूसरी मशीन तक ट्रांसफर करता है या रिसीव करता है। और आखिरी डेफिनेशन है मशीनरी। मशीनरी में प्राइम मूवर, ट्रांसमिशन मशीनरी और बाकी सभी मशीन्स या अप्लायंस शामिल होता है जिनके थ्रू पावर जनरेट, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसमिट या अप्लाई की जाती है। सिंपल वर्ड्स में समझें, ये डेफिनेशन हमें फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाले लोगो, टाइम और मशीन से जुड़े बेसिक टर्म्स को समझाने में मदद करती है। फैक्ट्रीज एक्ट के अनुसार मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का मतलब सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करना ही नहीं होता। इसमें कई तरह की इंडस्ट्रियल एक्टिविटी शामिल होती है। सबसे पहला पॉइंट, किसी भी आर्टिकल या सब्सटेंस को बनाना, मॉडिफाई करना, रिपेयर करना, फिनिशिंग करना, पैकिंग करना, ऑयलिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, तोड़ना, डिमोलिश करना या उसे यूज, सेल, ट्रांसपोर्ट, डिलीवरी या डिस्पोजल के लिए प्रिपेयर करना भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर ही आता है। दूसरा पॉइंट, ऑयल, वाटर, सीवेज या किसी भी अन्य सब्सटेंस की पंपिंग करना भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस माना जाता है। तीसरा पॉइंट है पावर को जनरेट करना, ट्रांसफॉर्म करना या ट्रांसमिट करना भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का हिस्सा है। चौथा पॉइंट है प्रिंटिंग से संबंधित एक्टिविटीज जैसे टाइप्स, कंपोजिंग, लेटर प्रेस, प्रिंटिंग, लिथोग्राफी, फोटो और बुक बाइंडिंग भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में शामिल है। फिफ्थ पॉइंट है शिप्स या वेसल का कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, रिपेयरिंग, रिफिटिंग, फिशिंग या ब्रेकिंग अप भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस माना जाता है। और आखिरी पॉइंट, किसी भी आर्टिकल को कोल्ड स्टोरेज में प्रिजर्व या स्टोर करना भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर आता है। फैक्ट्रीज एक्ट के अनुसार वर्कर वो व्यक्ति होता है जो डायरेक्टली या किसी एजेंसी जैसे कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू फैक्ट्री में काम करता हो, चाहे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को उसकी जानकारी हो या ना हो, और चाहे उसे रिम्यूनरेशन यानी सैलरी मिल रही हो या नहीं मिल रही हो। अब देखते हैं कि किस तरह का काम करने वाला व्यक्ति वर्कर माना जाता है। सबसे पहला, जो व्यक्ति मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में काम करता है। दूसरा, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी या प्रीमाइसेस की क्लीनिंग करता है। तीसरा, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से इंसिडेंटल या कनेक्टेड वर्क करता है, यानी ऐसा काम जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से जुड़ा हुआ हो। और चौथा, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के सब्जेक्ट से संबंधित किसी भी एक्टिविटी में लगा हुआ हो। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन का कोई भी मेंबर वर्कर की डेफिनेशन में शामिल नहीं होता है। सिंपल वर्ड्स में समझें, फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग, क्लीनिंग, मेंटेनेंस या मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े किसी भी काम में लगा हुआ व्यक्ति वर्कर कहलाता है, चाहे वो कंपनी का एम्प्लॉय हो या कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम कर रहा हो। फैक्ट्रीज एक्ट के अनुसार फैक्ट्री का मतलब किसी भी ऐसे प्रीमाइसेस से है जहां मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किया जाता हो। सबसे पहला केस है, अगर पावर का यूज हो रहा है तो पिछले 12 महीनों में किसी भी दिन 10 या उससे अधिक वर्कर्स वहां काम कर रहे हो या कर चुके हो, तो वो प्रीमाइसेस फैक्ट्री माना जाएगा। दूसरा केस है, अगर पावर का यूज नहीं हो रहा है तो पिछले 12 महीनों में किसी भी दिन 20 या उससे अधिक वर्कर्स वहां काम कर रहे हो या कर चुके हो, तो वो भी प्रीमाइसेस फैक्ट्री माना जाएगा। अगर आप स्क्रीन पर अभी देख रहे होंगे तो आपको इमेज के थ्रू भी काफी इजीली समझ में आ जाएगा। और काफी इजी है, विद पावर 10 या उससे अधिक वर्कर्स, विदाउट पावर 20 या उससे अधिक वर्कर्स। लेकिन कुछ जगह फैक्ट्रीज की डेफिनेशन में शामिल नहीं होती, जैसे माइंस, आर्म फोर्सेस की मोबाइल यूनिट्स, रेलवे रनिंग शेड्स और होटल्स, रेस्टोरेंट्स या ईटिंग प्लेसेस। इस सेक्शन में एक और इम्पॉर्टेंट बात बताई गई है कि वर्कर्स की संख्या कैलकुलेट करते वक्त अलग अलग शिफ्ट या रिले में काम करने वाले सभी वर्कर्स को काउंट किया जाएगा। साथ ही सिर्फ कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा प्रोसेसिंग यूनिट इंस्टॉल्ड होने से कोई प्रीमाइसेस फैक्ट्री नहीं माना जाता। फैक्ट्री तभी माना जाएगा जब वहां मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी हो रही हो।
सो कमिंग टुवर्ड्स द ऑक्यूपायर ऑफ ए फैक्ट्री, ऑक्यूपायर उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसके पास फैक्ट्री के अफेयर्स पर अल्टीमेट कंट्रोल यानी अंतिम जिम्मेदारी और डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है। अब एक्ट कुछ स्पेशल केसेस भी बताता है, जैसे अगर फैक्ट्री किसी पार्टनरशिप फर्म की है तो कोई भी एक पार्टनर ऑक्यूपायर माना जाएगा। अगर फैक्ट्री किसी कंपनी की है तो कंपनी का कोई एक डायरेक्टर ऑक्यूपायर होगा। और अगर फैक्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या किसी लोकल अथॉरिटी के कंट्रोल में है तो जो व्यक्ति उस फैक्ट्री को मैनेज करने के लिए अपॉइंट किया गया है वही ऑक्यूपायर माना जाएगा। अब एक और स्पेशल सिचुएशन समझते हैं। अगर किसी शिप की रिपेयर या मेंटेनेंस का काम किसी ड्राई डॉक में हो रहा है तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्राई डॉक के ओनर की होगी और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज शिप के ओनर की, उसके एजेंट, मास्टर या मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर की होगी। यानी इस सिचुएशन में एक्ट अलग अलग प्रोविजन के हिसाब से ऑक्यूपायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करता है। इसके बाद एक्ट में प्रिस्क्राइब शब्द की डेफिनेशन दी गई है। इसका मतलब है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इस एक्ट के तहत बनाया गए रूल के अनुसार। और आखिरी डेफिनेशन है ग्रुप या रिले। जब एक ही प्रकार का काम दिन या अलग अलग समय पर दो या दो से अधिक सेट्स ऑफ वर्कर द्वारा किया जाता है तो हर वर्कर सेट को ग्रुप या रिले कहा जाता है और हर वर्किंग पीरियड को शिफ्ट कहा जाता है। सिंपल वर्ड्स में याद रखिए, ऑक्यूपायर वही व्यक्ति होता है जिसके पास फैक्ट्री का अल्टीमेट कंट्रोल होता है और जब वर्कर्स अलग अलग टाइमिंग में काम करते हैं तो उन्हें ग्रुप या रिले और उनके वर्किंग पीरियड को शिफ्ट कहा जाता है। सिंपल है यार। फैक्ट्रीज एक्ट में जहां भी टाइम का रेफरेंस दिया गया है उसका मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी होता है। आईएसटी ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी से 5 घंटे 30 मिनट आगे होता है। लेकिन एक्ट में एक प्रोविजन भी दिया गया है, अगर किसी एरिया में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम नॉर्मली फॉलो नहीं किया जाता तो स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है। स्टेट गवर्नमेंट उस एरिया को स्पेसिफाई कर सकती है, उस एरिया का लोकल टाइम मीन टाइम डिफाइन कर सकती है और ये भी डिसाइड कर सकती है कि उस एरिया की सभी या कुछ फैक्ट्रीज में वही लोकल टाइम फॉलो किया जाएगा। अब हम सेक्शन 4 को समझते हैं जिसका टाइटल है पावर टू डिक्लेयर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टू बी सेपरेट फैक्ट्रीज और टू और मोर फैक्ट्रीज टू बी ए सिंगल फैक्ट्री। इस सेक्शन के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट या तो अपने आप या फिर ऑक्यूपायर के एप्लीकेशन पर रिटर्न ऑर्डर के थ्रू और जरूरी कंडीशंस के साथ फैसला ले सकती है। स्टेट गवर्नमेंट ये डिक्लेयर कर सकती है कि एक ही फैक्ट्री के अलग अलग डिपार्टमेंट्स या ब्रांचेस को सेपरेट फैक्ट्रीज माना जाए या फिर एक ही ऑक्यूपायर की दो या दो से अधिक फैक्ट्रीज को एक सिंगल फैक्ट्री माना जाए। लेकिन इस सेक्शन में एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन भी दिया गया है। अगर स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से ऐसा ऑर्डर पास करना चाहती है तो उसे पहले ऑक्यूपायर को अपनी बात रखने का मौका यानी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड देना जरूरी है। सिंपल वर्ड्स में याद रखिए, स्टेट गवर्नमेंट जरूरत के हिसाब से एक फैक्ट्री के डिपार्टमेंट्स को अलग फैक्ट्रीज या कई फैक्ट्रीज को एक सिंगल फैक्ट्री डिक्लेयर कर सकती है। लेकिन अगर ये डिसीजन गवर्नमेंट खुद ले रही है तो पहले ऑक्यूपायर को सुनाना जरूरी है। सो कमिंग टुवर्ड्स द सेक्शन 5 जिसका टाइटल है पावर टू एग्जेम्प्ट ड्यूरिंग पब्लिक इमरजेंसी। इस सेक्शन के अनुसार अगर पब्लिक इमरजेंसी की सिचुएशन होती है तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन जारी करके किसी भी फैक्ट्री या फैक्ट्रीज के किसी क्लास को फैक्ट्री एक्ट के कुछ प्रोविजन से टेम्पररी एग्जम्पशन दे सकती है। ये एग्जम्पशन कुछ कंडीशन के साथ दी जा सकती है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, एक बार में ये एग्जम्पशन मिनिमम 3 महीने के लिए ही दी जा सकती है। अब सवाल आता है कि पब्लिक इमरजेंसी किसे कहते हैं। फैक्ट्रीज एक्ट के अनुसार पब्लिक इमरजेंसी का मतलब है ऐसी गंभीर स्थिति जिसमें भारत की सुरक्षा या देश के किसी हिस्से की सुरक्षा को खतरा हो, चाहे वो युद्ध हो, एक्सटर्नल एग्रेशन, बाहरी हमला जिसे हम कहते हैं, या इंटरनल डिस्टरबेंस। सिंपल वर्ड्स में याद रखिए, जब देश में कोई गंभीर इमरजेंसी हो तब स्टेट गवर्नमेंट जरूरत के हिसाब से फैक्ट्रीज को एक्ट के कुछ प्रोविजन से टेम्पररी रिलैक्सेशन दे सकती है, लेकिन एक बार में अधिकतम 3 महीने के लिए और निर्धारित कंडीशंस के साथ। अब हम सेक्शन 6 को समझते हैं जिसका टाइटल है अप्रूवल, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्रीज।
ये सेक्शन बताता है कि किसी फैक्ट्री को स्टैब्लिश और लीगली ऑपरेट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट किन-किन बातों के लिए रूल्स बना सकती है। सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट ये रूल बना सकती है कि कुछ फैक्ट्रीज को अपने बिल्डिंग्स प्लान और लेआउट प्लान्स चीफ इंस्पेक्टर या स्टेट गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए सबमिट करने होंगे। इसके बाद फैक्ट्री की लोकेशन, कंस्ट्रक्शन या फ्यूचर एक्सपांशन शुरू करने के पहले स्टेट गवर्नमेंट या चीफ इंस्पेक्टर से रिटर्न परमिशन लेना मैंडेटरी है। इस परमिशन को कंसिडर करने के लिए फैक्ट्री को अपने प्लान्स और स्पेसिफिकेशंस भी सबमिट करने होंगे। साथ ही स्टेट गवर्नमेंट ये भी प्रिस्क्राइब कर सकती है कि प्लान्स और स्पेसिफिकेशंस किसी फॉर्मेट में होंगे और उन्हें कौन सर्टिफाई करेगा, जैसे किसी क्वालिफाइड इंजीनियर या आर्किटेक्ट के द्वारा। और आखिरी में स्टेट गवर्नमेंट फैक्ट्रीज के रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग के लिए रूल्स बना सकती है। इसमें रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की फीस, लाइसेंस रेन्युअल और उससे संबंधित प्रोविजंस भी शामिल होता है। सिंपल वर्ड्स में याद रखिए, फैक्ट्री शुरू करने या उसका एक्सपांशन करने से पहले अप्रूवल, रिटर्न परमिशन, प्लान्स की सबमिशन, रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस लेना ज़रूरी हो सकता है। इन सभी बातों के लिए रूल्स बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। अब सेक्शन 6 के रिमेनिंग प्रोविजंस को समझते हैं। सबसे पहले किसी भी फैक्ट्री का लाइसेंस तब तक ग्रांट या रेन्यू नहीं किया जाएगा जब तक सेक्शन 7 के अनुसार रिक्वायर्ड नोटिस नहीं दिया जाता। यानी लाइसेंस के लिए सेक्शन 7 की कंप्लायंस जरूरी है। सेक्शन 7 हम आगे पढ़ेंगे, जो कि है नोटिस बाय ऑक्यूपायर। अब सब सेक्शन 2 को समझते हैं। अगर किसी एप्लीकेंट ने रिक्वायर्ड प्लान्स और स्पेसिफिकेशंस के साथ एप्लीकेशन स्टेट गवर्नमेंट या चीफ इंस्पेक्टर को रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दी है और 3 महीने के अंदर कोई ऑर्डर कम्युनिकेट नहीं किया जाता, तो परमिशन ऑटोमेटिकली ग्रांटेड मानी जाएगी। इसे हम डीम्ड अप्रूवल भी कहा जाता है। अब सब सेक्शन 3, अगर स्टेट गवर्नमेंट या चीफ इंस्पेक्टर परमिशन, रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस देने से मना कर देते हैं, तो एप्लीकेंट 30 दिन के अंदर अपील कर सकता है। अगर ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट का है तो अपील सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी और अन्य केसेस में स्टेट गवर्नमेंट के पास अपील की जा सकती है। अब इस सेक्शन की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सिर्फ प्लांट या मशीनरी को रिप्लेस करना या प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स के अंदर नई मशीनरी ऐड करना फैक्ट्री का एक्सटेंशन नहीं माना जाएगा, जब तक इसे सेफ वर्किंग के लिए रिक्वायर्ड क्लियर स्पेस कम ना हो और स्टीम, हीट, डस्ट या हार्मफुल फ्यूम्स के कारण एनवायरनमेंट या वर्कर्स की हेल्थ पर कोई एडवर्स इफेक्ट ना पड़े। अगर सिंपल वर्ड्स में समझें, लाइसेंस के लिए सेक्शन 7 का नोटिस ज़रूरी है। 3 महीने तक जवाब ना आए तो परमिशन डीम्ड ग्रांटेड मानी जाएगी। रिफ्यूज़ल होने पर 30 दिन के अंदर अपील की जा सकती है और सिर्फ मशीनरी रिप्लेस या ऐड करना हर केस में फैक्ट्री एक्सटेंशन नहीं माना जाता। अब हम चैप्टर 1 के आखिरी सेक्शन यानी सेक्शन 7 नोटिस बाय ऑक्यूपायर को समझते हैं। इस सेक्शन के अनुसार किसी भी प्रीमाइसिस को फैक्ट्री के रूप में शुरू करने या यूज करने से कम 15 दिन पहले ऑक्यूपायर को चीफ इंस्पेक्टर को रिटर्न नोटिस भेजना होता है। इस नोटिस में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देनी होती है, जैसे फैक्ट्री का नाम और लोकेशन, ऑक्यूपायर का नाम और एड्रेस, बिल्डिंग या प्रीमाइसिस के ओनर का नाम और एड्रेस, फैक्ट्री से संबंधित कम्युनिकेशन भेजने का ऑफिशियल एड्रेस, फैक्ट्री में चलने वाली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, अगर फैक्ट्री पहले से चल रही है तो पिछले 12 महीनों की और सभी फैक्ट्रीज के लिए अगले 12 महीनों में चलने वाली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की डिटेल्स, फैक्ट्री में इंस्टॉल होने वाली टोटल रेटेड हॉर्स पावर की जानकारी, फैक्ट्री के मैनेजर का नाम, फैक्ट्री में कितने वर्कर्स एम्प्लॉय किए जाएंगे। अगर फैक्ट्री पहले से चल रही है तो पिछले 12 महीनों में प्रतिदिन का एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स और रूल्स के अनुसार अन्य प्रिस्क्राइब्ड पर्टिकुलर्स अगर रिक्वायर्ड हो तो। सो कमिंग टुवर्ड्स सबसेक्शन 2, अगर कोई स्टैब्लिशमेंट पहली बार फैक्ट्रीज एक्ट के स्कोप में आती है तो एक्ट लागू होने की डेट से 30 दिन के अंदर ऑक्यूपायर को चीफ इंस्पेक्टर को रिटर्न नोटिस भेजना होगा, जिसमें सबसेक्शन 1 में बताई गई सभी डिटेल्स होंगी। नाउ सबसेक्शन 3, अगर कोई फैक्ट्री साल में 180 वर्किंग डेज से कम चलती है
और दोबारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शुरू करती है। तो ऑक्यूपायर को काम शुरू होने से कम 30 दिन पहले चीफ इंस्पेक्टर को रिटर्न नोटिस देना होगा। सब सेक्शन 4, जब भी फैक्ट्री में नया मैनेजर अपॉइंट किया जाता है, ऑक्यूपायर को 7 दिन के अंदर इंस्पेक्टर को रिटर्न नोटिस और उसकी कॉपी चीफ इंस्पेक्टर को भेजनी होती है। सब सेक्शन 5, अगर फैक्ट्री में कोई मैनेजर अपॉइंट नहीं है या अपॉइंटेड मैनेजर अपना काम नहीं कर रहा है, तो जो व्यक्ति मैनेजर के रूप में काम कर रहा होगा उसे मैनेजर माना जाएगा। और अगर ऐसा भी कोई व्यक्ति ना हो तो ऑक्यूपायर खुद ही इस एक्ट के लिए मैनेजर माना जाएगा। सिंपल वर्ड्स में याद रखिए, अगर कोई स्टैब्लिशमेंट पहली बार एक्ट के अंडर आती है तो 30 दिन के अंदर नोटिस देना होता है। सीजनल या लेस देन 180 वर्किंग डेज वाली फैक्ट्री को दोबारा शुरू करने से 30 दिन पहले नोटिस देना होता है। नया मैनेजर अपॉइंट होने पर 7 दिन के अंदर इंफॉर्मेशन देनी होती है और अगर मैनेजर ना हो तो ऑक्यूपायर को ही मैनेजर माना जाता है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स सेक्शन 7 है जनरल ड्यूटीज ऑफ द ऑक्यूपायर। इस सेक्शन के अनुसार हर ऑक्यूपायर की जिम्मेदारी है कि जितना रीजनेबली प्रैक्टिसेबल हो, फैक्ट्री में काम करने वाले सभी वर्कर्स की हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर को इंश्योर करें। अब देखते हैं कि इस ड्यूटी में क्या क्या शामिल है। क्लॉज ए में बताया गया है, फैक्ट्री के प्लांट और सिस्टम ऑफ वर्क को इस तरह मेंटेन किया जाना चाहिए कि वो सेफ हो और वर्कर्स की हेल्थ के लिए कोई रिस्क ना हो। क्लॉज बी में बताया गया है, फैक्ट्री में आर्टिकल्स और सब्सटेंसेस के यूज, हैंडलिंग, स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट के लिए ऐसे अरेंजमेंट्स होने चाहिए जिससे किसी वर्कर की हेल्थ या सेफ्टी को कोई खतरा ना हो। क्लॉज नंबर सी में बताया गया है, वर्कर्स को जरूरी इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस, ट्रेनिंग और प्रॉपर सुपरविजन दिया जाना चाहिए ताकि वो अपना काम सुरक्षित तरीके से कर सके। क्लॉज डी, फैक्ट्री के सभी वर्कप्लेस और उन तक आने जाने के रास्ते सेफ कंडीशन में होने चाहिए और उनका प्रॉपर मेंटेनेंस किया जाना चाहिए। क्लॉज ई, फैक्ट्री का वर्किंग एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए जो हेल्थ के लिए सेफ हो, साथ ही वर्कर्स के लिए एडिक्वेट वेलफेयर फैसिलिटीज और वेलफेयर अरेंजमेंट्स भी उपलब्ध होने चाहिए। सो नाउ कमिंग टुवर्ड्स सबसेक्शन 3, इस प्रोविजन के अनुसार हर ऑक्यूपायर को अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी का एक रिटर्न स्टेटमेंट तैयार करना होता है। अगर ज़रूरत हो तो इस पॉलिसी को समय समय पर रिव्यू और रिवाइज भी करना होता है। इस रिटर्न पॉलिसी में वर्कर्स की हेल्थ और सेफ्टी से संबंधित जनरल पॉलिसी, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अरेंजमेंट्स का पूरा विवरण होना चाहिए। सिर्फ पॉलिसी बनाना ही काफ़ी नहीं है, ऑक्यूपायर की ये भी जिम्मेदारी है कि पॉलिसी और उसमें किए गए किसी भी रिवीजन की जानकारी सभी वर्कर्स तक पहुंचाई जाए। अब बात करते हैं सेक्शन 7 बी के बारे में, जो मैन्युफैक्चरर्स, डिजाइनर्स, इंपोर्टर्स और सप्लायर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताता है। इस सेक्शन के अनुसार जो भी व्यक्ति किसी फैक्ट्री में यूज होने वाले किसी आर्टिकल, मशीन, इक्विपमेंट, टूल या सब्सटेंस को डिजाइन, मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट या सप्लाई करता है, उसकी कुछ कानूनी जिम्मेदारियां होती हैं। सबसे पहली जिम्मेदारी यह है कि आर्टिकल को इस तरह डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया जाए कि उसका प्रॉपर यूज करने पर वर्कर्स की हेल्थ और सेफ्टी को कोई रिस्क ना हो। दूसरी जिम्मेदारी है कि ज़रूरी टेस्टिंग और एग्जामिनेशन करवाई जाए ताकि ये इंश्योर हो सके कि आर्टिकल सेफ है और लीगल सेफ्टी रिक्वायरमेंट को मीट करता है। तीसरी जिम्मेदारी है कि यूजर्स को पर्याप्त इंफॉर्मेशन दी जाए जिसमें शामिल हो फैक्ट्री में आर्टिकल का सेफ यूज कैसे किया जाए, ये किस पर्पस के लिए डिज़ाइन और टेस्ट किया गया है और कौन सी कंडीशंस फॉलो करनी होगी ताकि इसका यूज वर्कर्स के लिए पूरी तरह सेफ रहे। अगर कोई आर्टिकल इंडिया के बाहर डिज़ाइन या मैन्युफैक्चरिंग हुआ है तो इंपोर्टर की जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करे कि आर्टिकल इंडियन स्टैंडर्ड्स या अगर फॉरेन स्टैंडर्ड्स और भी स्ट्रिक्ट तो उन हायर स्टैंडर्ड्स के अनुरूप हो। सिंपल वर्ड्स में याद रखिए, जो भी फैक्ट्री के लिए मशीन, इक्विपमेंट, केमिकल या कोई भी आर्टिकल डिज़ाइन बनाता, इंपोर्ट या सप्लाई करता है, उसकी ड्यूटी है कि वो सेफ हो, प्रॉपरली टेस्टेड हो और उसके सेफ यूज़ की पूरी इंफॉर्मेशन यूजर्स को दी जाए। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द सबसेक्शन 2, जो व्यक्ति किसी आर्टिकल को डिजाइन या मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसे ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ज़रूरी रिसर्च और डेवलपमेंट करे या करवाए
ताकि आर्टिकल से वर्कर्स की हेल्थ और सेफ्टी को होने वाली रिस्क को जितना रीजनेबली प्रैक्टिसिबल हो एलिमिनेट या मिनिमाइज किया जा सके। सबसेक्शन 3, अगर किसी आर्टिकल पर पहले से ही रिक्वायर्ड टेस्टिंग, एग्जामिनेशन या रिसर्च हो चुकी है और उसके रिजल्ट पर रीजनेबली भरोसा किया जा सकता हो, तो मैन्युफैक्चरर को वही टेस्ट दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। सबसेक्शन 4, फर्स्ट सेक्शन के अंडर जो ड्यूटीज दी गई है वो सिर्फ उन एक्टिविटीज तक सीमित है जो उस व्यक्ति के बिजनेस और उसके कंट्रोल के अंदर आती हैं। सबसेक्शन 5, अगर आर्टिकल का यूजर रिटन अंडरटेकिंग देता है कि वो कुछ स्पेसिफाइड सेफ्टी मेजर्स फॉलो करेगा, तो मैन्युफैक्चरर, डिजाइनर, इंपोर्टर या सप्लायर को उस एक्सटेंट तक रिलीफ मिल सकता है जितना उस अंडरटेकिंग के टर्म्स के हिसाब से रीजनेबल हो। सबसेक्शन 6, किसी आर्टिकल को प्रॉपरली यूज्ड तभी माना जाएगा जब उसका मैन्युफैक्चरर या सप्लायर द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शंस और सेफ्टी इंफॉर्मेशन के अनुसार किया जाए। अगर यूजर उन इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर करता है तो उसे यूज प्रॉपर नहीं माना जाएगा। इस सेक्शन में आर्टिकल का मतलब सिर्फ टूल्स या इक्विपमेंट ही नहीं बल्कि प्लांट और मशीनरी भी है। सिंपल वर्ड्स में ये याद रखिएगा, मैन्युफैक्चरर, डिजाइनर, इंपोर्टर और सप्लायर की ड्यूटी सिर्फ प्रोडक्ट बनाना नहीं है। उन्हें उसकी सेफ्टी इंश्योर करनी है, ज़रूरी रिसर्च और टेस्टिंग करानी है, यूजर्स को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देनी है और सेफ यूज के लिए पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। अगर यूजर इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करता तो उसका यूज प्रॉपर यूज नहीं माना जाएगा। सो एक बार देख लेते हैं कि चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी में इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कौन-कौन से क्वेश्चंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला है व्हाट आर हैजार्डस प्रोसेसेस एंड इन व्हिच शेड्यूल दे आर मेंशन्ड ऑफ फैक्टर्स एक्ट 1948। हु इज कॉम्पिटेंट पर्सन? व्हाट डू यू मीन बाय मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस? हु इज वर्कर एंड व्हाट इज फैक्ट्री एज पर फैक्टर्स एक्ट 1948। ये काफी फेवरेट क्वेश्चंस हैं जो कई बार इंटरव्यूज और एग्जाम्स में पूछा जाता है। हु इज ऑक्यूपायर एंड व्हाट आर हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज? व्हाट इज प्रोसेस फॉर अप्रूवल, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री? तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम द फैक्टरीज एक्ट 1948 के चैप्टर 2 को डिटेल में समझेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अपडेटेड। जय हिंद।